नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। और इस बीच ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और ये लाइव तस्वीरें एएनबी न्यूज इस समय चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहा है। राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग इस समय चल रही है और ये लाइव तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। शाम 5 बजे मतगणना होगी और इस बीच ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं मतगणना स्थल से और सीधी तस्वीरें लाइव इस समय आप देख पा रहे हैं। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से वोटिंग हो रही है। 16 सीटों के लिए ये वोटिंग जारी है और इस बीच चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। पैगंबर पर टिप्पणी का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। कानपुर में पिछले जुम्मे को हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है। पूरे प्रदेश में अब होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुस्लिम संगठनों ने जुम्मे की नमाज के बाद बंद बुलाया है, जिसके चलते पुलिस सतर्कता बरत रही है। राज्य के सभी जिलों के डीएम और एसपी को कई निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था, यहां तक कि अरब देशों ने भी नूपुर शर्मा की टिप्पणी की निंदा की थी। बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी की तरफ से एक पत्र जारी कर कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणी बीजेपी के मूल विचार के विरोध में है। वहीं अगर अलर्ट की हम बात करें तो आज जोनल प्रमुख, सीपी, रेंज और जिला प्रमुख अपने मुख्यालय में रहेंगे। अदालती मामलों के लिए वैकल्पिक तिथि की मांग की जाए। फील्ड फॉर्मेशन के सभी अधिकारियों को अपने अपने स्टेशनों पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अलग अलग धर्मों के प्रमुख और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ संवाद करने के लिए कहा गया है। पुलिस प्रशासन के पास उपलब्ध वर्कफोर्स का ऑडिट करने और क्विक रिस्पांस टीम को रणनीतिक स्थानों पर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। सांप्रदायिक हॉटस्पॉट इलाकों की सूची बनाने और पर्याप्त बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक गश्त करने और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। फायर टेंडर, वज्र वाहन, वाटर कैनन, आंसू गैस दस्ते आदि को तैनात किया जाना है। तकरीर पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह सुबह विजिलेंस पार्टी सक्रिय की जानी है। नफरत भरे संदेशों के लिए सोशल मीडिया की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों को दंगा रोधी सुरक्षात्मक उपकरण पहनने के आदेश दिए हैं। देर शाम तक तैनाती जारी रखने के आदेश दिए गए हैं और सांप्रदायिक आंदोलनकारियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में जुम्मे की नमाज के पहले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपनी कौम के नौजवानों के लिए अपील पत्र जारी किया है। मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन ने पत्र जारी कर कहा कि कुछ शरारती तत्व हमारे नौजवानों को भड़काकर गैर जिम्मेदाराना काम के लिए उकसाकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। बच्चे कानून के शिकंजे में फंसकर अपने और अपने माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। पत्र में आगे सोशल मीडिया से दूरी बनाने की अपील की गई है। पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया में ज्यादातर खबरें सच से परे रहती हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखें जिससे नगर में अमन चैन बना रहे। आज जमीयत उलेमा की तरफ से बेबुनियाद अपील कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कल किसी और तंजीम के नाम से अफवाह फैलाई जा सकती है, इसलिए इस पर ध्यान न दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़के दंगे से सबक लेते हुए कानपुर देहात प्रशासन और पुलिस एक साथ एहतियातन जिले में लगातार फ्लैग मार्च और ड्रोन से क्षेत्रों में नजर रख रहा है। कानपुर से सटे जिले कानपुर देहात में हालात गड़बड़ ना हो, इसके लिए डीएम नेहा जैन और एसपी स्वप्निल ममगाई खुद भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर पैदल गश्त कर जनता से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह के बहकावे और भड़काऊ बयान में आकर जिले का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा। हम कानपुर के उन तमाम मोअज़्ज़िज़ बासिंदगान से आपके चैनल के ज़रिए ये अपील करना चाहते हैं कि जो गुज़र गया वो गुज़र गया। आगे हमारे शहर के अमन अमान को कोई आँच ना आए। हम हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी के इस
शहर के बाशिंदे हैं, लिहाजा हमें उनसे सबक ले करके उनके नक्शे कदम पर चलते हुए शहर की शांति व्यवस्था कायम करें। हमारी तंजीम ने आइम्मा मसाजिद को एक ख़त जारी किया है कि जो जुम्मे के खुतबे से कब्ल नौजवानों को एजुकेट करें कि वो इस शहर में अगर संविधान के अंदर तुम्हें यह हक़ दिया गया है कि तुम अपने किसी भी कॉज के लिए पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो पुरअमन गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करो और कोई ऐसा अमल ना करो जिससे इस शहर में आग लगे और लोगों को अजियत पहुँचे। क्योंकि तुम एक ऐसे नबी के मानने वाले हो जो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर दुनिया में भेजे गए हैं, जिन्होंने अदल और अमन के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया, जिनका पैगाम मोहब्बत था, उसे हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लिहाजा जुमे को आप अपने मस्जिद के खुतबों से पहले लोगों को ये बताएं कि आइन में जो आपको हक़ दिया गया है उस पर अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, कॉल देता है, तो आप उसकी कॉल पर यकीनन बाहर आइए। लेकिन अगर वो कहता है कि अब यहाँ से वापस हो जाओ, तो तुम्हें वापस होने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना होगा। क्योंकि अगर तुम इस पर नहीं अमल करते हो और कॉल देने वालों की कॉल पर तो निकल आते हो लेकिन वापस जाने से गुरेज करते हो, तो यकीनन कोई भी अच्छा आदमी तुम्हारी क़यादत के लिए, तुम्हारे मसाइल के लिए कभी कोई कॉल नहीं देगा। इस तरह की अपील हमने आइम्मा मसाजिद से की। जो घटना 3 तारीख को घटित हुई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने पहले तो पूरे शहर के अंदर थाने पे, एसीपी लेवल पे 2-3 दिन से पीस कमेटी की मीटिंग्स चल रही थी। लोगों को साथ संवाद किया जा रहा था, जो र्यूमर मॉन्गरिंग है उसको समाप्त किया जा रहा था। आज मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ पर पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, ताकि कल और जो कल फ्राइडे है उसके संबंध में सब लोगों के व्यूज़ और वो लिए जाएं और एक शांति की अपील की जाए। सभी एक बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग चल रही है, हो रही है, और सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई घटना नहीं होगी। और साथ ही साथ जो हमारे मौजूद लोग हैं, जो पीस कमेटी के सदस्य हैं, वो सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मोहल्ले में वो ड्यूटी देंगे, प्रत्येक जगह पर वो मौजूद रहेंगे और अमन व चैन कायम रखेंगे। क्या शहर में धारा 144 लागू हुई है? ये धारा 144 लागू है, अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे, ये स्पष्ट रूप से कर दिया गया। क्यों लागू है? कितने देखिए, आज ये पीस कमेटी, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है, आज जो ये मीटिंग हो रही है, पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है, जिससे कि शहर के अंदर अमन चैन जो कायम है उसको और आगे अमन चैन कायम रखा जाए और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। धन्यवाद। तो पैगंबर पर टिप्पणी का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। कानपुर में पिछले जुम्मे को हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है। पूरे प्रदेश में आज होने वाले जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुस्लिम संगठनों ने जुम्मे की नमाज के बाद बंद बुलाया है, जिसके चलते पुलिस सतर्कता बरत रही है। राज्य के सभी जिलों के डीएम और एसपी को कई निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था, यहां तक कि अरब देशों ने भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी की निंदा की थी। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी की तरफ से एक पत्र जारी कर कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणी बीजेपी के मूल विचार के विरोध में है। वहीं अगर अलर्ट की बात करें तो आज जोनल प्रमुख, सीपी रेंज और जिला प्रमुख अपने मुख्यालय में रहेंगे। अदालती मामलों के लिए वैकल्पिक तिथि की मांग की जाए। फील्ड फॉर्मेशन के सभी अधिकारियों को अपने अपने स्टेशनों पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अलग अलग धर्मों के प्रमुख और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ संवाद करने के लिए कहा गया है। पुलिस प्रशासन के पास उपलब्ध वर्क फोर्स का ऑडिट करने और क्विक रिस्पांस टीम को रणनीतिक स्थानों पर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ वाराणसी में जुम्मे की नमाज के पहले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपनी कौम के नौजवानों के लिए अपील पत्र जारी किया है। मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन ने पत्र जारी कर कहा है कि कुछ शरारती तत्व हमारे नौजवानों को भड़काकर गैर जिम्मेदाराना काम के लिए उकसाकर उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। बच्चे कानून के शिकंजे में फंसकर अपने और अपने माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। पत्र में आगे सोशल मीडिया से दूरी बनाने की अपील की गई है। पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया में ज़्यादातर खबरें सच से परे रहती हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखें, जिससे नगर में अमन चैन बना रहे। आज जमीयत उलेमा की तरफ से बेबुनियाद अपील कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कल किसी और तंजीम के नाम से अफवाह फैलाई जा सकती है, इसलिए इस पर ध्यान ना दिया जाए।
वहीं दूसरी तरफ अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानपुर में 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद भड़के दंगे से सबक लेते हुए कानपुर देहात प्रशासन और पुलिस एक साथ एहतियातन जिले में लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और ड्रोन से क्षेत्रों में नजर रखी जा रही है। कानपुर से सटे जिले कानपुर देहात में हालात गड़बड़ ना हो, इसलिए डीएम नेहा जैन और एसपी स्वप्निल ममगाई खुद भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर पैदल गश्त कर जनता से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह के बहकावे और भड़काऊ बयान में आकर जिले का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शफीक अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रदीप जी, शुरुआत आपकी के साथ कर लेते हैं। सर, एक बार फिर से कानपुर में माहौल खराब हो सकता है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। आखिर क्यों इस तरह के बंद बार बार बुलाए जा रहे हैं? क्या कुछ साबित करने की कोशिश की जा रही है? ये असंतोष का माहौल जबरदस्ती पैदा क्यों किया जा रहा है? और बढ़िया सवाल है। ये सवाल जो है उसका जवाब देना टीवी पे बैठ के बहुत मुश्किल है, और बोल भी दिया जाए तो रहा है। क्या बड़े दूसरी बात यह है कि आज शुक्रवार है, आज जुम्मे की नमाज है। आज इतनी भारतवर्ष के अंदर अशांति क्यों, जब जिस चीज का मसला एफआईआर कानून के तहत हो गया है और हो रहा है, फिर ऐसी भागम भाग क्यों कि जो आज इतनी फोर्स को लगाना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और जगह राजस्थान में। तो ये समझने वाली चीजें हैं। ये कोई करवाना चाहता है या फिर ये क्या चीज चलाना चाहते हैं? क्या मुझे ऐसा तो नहीं लगता कहीं दहशत के चक्कर में नहीं कि दहशत अपनी फैला दी जाए या दहशत में रखा जाए पूरे भारतवर्ष को? अगर बाहर की कंट्रियों ने अगर इसका विरोध करा, क्या उसकी आड़ में क्या कुछ और जताना चाहते हैं? ये बड़ी चीज विषय है। आज शांति स्थापित होने चाहिए। जो घटना हुई, पुलिस और कानून उस पर काम कर रहा है। हम सबको मिलकर अच्छे नागरिक की तरह उसका अमल करना चाहिए और शांति जो गलतियां हुई हमारे बच्चों से उसको सुधारने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। युवा पीढ़ी जो कम उम्र की है इस काम में आगे आगे पत्थरबाजी करती है, जो अपने धर्म को भड़काने के बाद धर्म के प्रति उन्हें आगे लाया जाता है। उन चीजों से बचना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य से ना खेला जाए। ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी हमें। आ रहा आपको गलतियां ठीक है, अगर नुपुर जी ने करी, नुपुर जी को सजा मिली, और पूरे भारतवर्ष के मुस्लिम समुदाय को पता है और मुस्लिम गुरुओं को पता है कि किस तरह क्या सजा मिली है। मगर फिर भी ऐसी अशांति क्यों? इस चीज का बैठ के इनको जवाब देना चाहिए। पूरे भारतवर्ष चाहता है हिंदू है और हिंदू 100 हिंदू ये सवाल चाहता है कि जुम्मे को इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगी, ऐसा अशांति का काम क्यों किया जा रहा है? शफीक साहब, अब जब उस मसले पर कार्रवाई हो रही है सर, और तो और अजीत डोभाल ये बात साफ कर चुके हैं कि इस तरह की बयानबाजी से सरकार का या पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ताकि आगे सबक मिल जाए। अब क्या चाहिए? क्यों बार बार ये बंद का ऐलान कर रहे हैं? चीजें और उलझाने की कोशिश की जा रही है, असंतोष का माहौल पैदा किया जा रहा है, डर का माहौल बैठाया जा रहा है, फोर्स की फोर्स लगानी पड़ रही है। ये किस एजेंडे के साथ काम हो रहा है यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये बात साफ कर दूं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, बल्कि अब हमारी खुफिया एजेंसी को इस पर काम करना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी तंजीम है जो इस तरीके से लोगों को भड़का करके और बंद का ऐलान करा रही है। हमारे यहाँ बंद का ऐलान करने का जो या किसी भी धार्मिक काल पर बुलाया जाता है वो काजी शहर की जिम्मेदारी होती है। अगर काजी शहर ये जिम्मेदारी लेता है
तो हम मानते हैं कि काजी शहर ने बुलाया। अगर इसके अलावा कोई सोसाइटी या तंजीम ऐसी चीज़ें अगर हमको कॉल कर रही हैं तो हमारे नौजवानों को भी ये जानना चाहिए कि वो तंजीम किसके अंडर में काम कर रही है। ऐसा तो नहीं कहीं इसमें कुछ गलत गतिविधियां रखने वाली तंजीमें हैं जो इस तरीके से आज मुसलमानों को भड़का करके ला रही हैं। ये बहुत ही चिंतन का विषय है कि जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होना चाहिए वो आज पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो उन्हें पत्थरबाजी करने पर उस्का रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और भारत का मुसलमान या यूपी का मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। जो भी गलती करेगा शासन प्रशासन उससे सख्ती के साथ निपटेगा। आपका नौजवान भटक ही क्यों रहा है सर? किस चीज़ की कमी है? क्या तालीम की कमी है? इस वजह से इस तरह के लोगों की बहकावे में आपका नौजवान आ रहा है? हर ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में आपके कौम के नौजवान क्यों संलिप्त हो जाते हैं? आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे? आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपके शहर काजी होते हैं, समझाने में कहाँ कमी रह जा रही है? बार बार बंद की कॉल, उसके बाद फिर ये फोर्स की तैनाती, फिर डर का माहौल, ये दिखाना कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की छवि धूमिल कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ये शिक्षा का अभाव है। 70 सालों में जिन पार्टियों ने राज किया भारत पर, उन्होंने मुसलमानों को जिस तरीके से भी शिक्षा से दूर रखा और जो लोग डर का भय का माहौल दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित हैं जो इस वजह से ये कार्य कर रही हैं। और अब धीरे धीरे मुसलमान जो है वो समझदार हो रहा है और चंद सालों के बाद भारत का मुसलमान पत्थरबाजियों से बिल्कुल दूर हो जाएगा और ऐसे बहकाने वाले से भी दूर हो जाएगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है, शिक्षा का अभाव है। प्रदीप भटनागर जी, शिक्षा के अभाव से वंचित रखा गया एक विशेष समुदाय को, और क्यों? सच का साथ देना चाहिए। मुस्लिम समुदाय हो, किसान का बेटा हो, पिछड़ा वर्ग हो, चतुर्थ को हमेशा सरकारों ने उन्हें शिक्षा से दूर रखा। क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक की तरफ प्रयोग किया जाए। आज शिक्षा को आगे लाके शिक्षा संस्थान काम कर रही हैं। आज विभिन्न उत्सव हो रहे हैं। आज जितने भी मदरसे थे उनको मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। आज उन्हें भी कंप्यूटराइज कर दिया गया, उन्हें भी मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। उन चीजों को आज देखते हुए देखिए इन चीजों में आए, मगर ये जो जुम्मे की नमाज को ही जुम्मे की नमाज पढ़ जाता है वो दुआ के लिए पढ़ी जाती है। शुक्रवार को जो जब लोग एकत्रित होते हैं अपने मंदिर में या जहाँ भी अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, वो एक शिक्षा के लिए होते हैं। मगर वो शिक्षा कौन सी दी जाती है? जो बाहर रोड पे आके ठीक है एक देखिए आप बिल्कुल कीजिए, आपका धरना देने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है, अरे पत्थरबाजी क्यों? जुम्मे के दिन भी पत्थरबाजी क्यों? क्या तकरीर गलत दी जाती है मस्जिदों के अंदर? ये चीजों को जो देखना पड़ेगा, इस चीजों को भी जवाब देने पड़ेंगे कि जुम्मे को ये सब काम क्यों होता है। प्रदीप जी, कि ये अभी जो माहौल बना हुआ है उस माहौल की वजह से जिन मसलों पर चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। असली मुद्दे गौण होते जा रहे हैं और चर्चा अब ले देकर हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू और मुसलमान के झगड़े की रह गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की रह गई है। मैं एक बहुत छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा हूँ। जिस जिले के अंदर प्रदेश के अगर दंगा हुआ है तो जितनी पार्टियां हमारे उत्तर प्रदेश में हैं जो अपना वर्चस्व और अपना दम भरती हैं, उनको आगे आगे दिल बड़ा करके शांति के प्रति आगे आना चाहिए और अपनी बातों को रख के सद्भावना को बढ़ाना चाहिए और अपनी बातों को कहें नहीं ये सब गलत है। मगर हम देखते हैं कि सब अपने अपने ढपली बजाने में लगे, अपनी रोटी सेकने में लगे, शांति कोई बात नहीं करता। अगर कहीं दंगा हुआ तो उसमें और माचिस दिखा दो। अभी हम बैठ के अगर बोलेंगे अब हम शांति की बात करेंगे, मगर कुछ चीजें बातें ऐसी आ जाएंगी कि जो कि अलग थलग पहुंच जाएंगी। मगर हमें आज बैठ के जो बात करनी है, जिले की शांति, प्रदेश की शांति की बात करनी है। प्रदेश में जो हम नेतागण अगर नेतृत्व करते हैं जनता का, उनको इस समय रोड पे आके इस शांति बहाली को करना चाहिए, सद्भावना यात्रा करनी चाहिए, बैठना चाहिए हर मोहल्ले के अंदर। ये डर दहशत क्यों? जैसे कानपुर में एक स्टेटमेंट दिखाई गई, मैं उसके जगह का नाम भूल रहा हूँ मोहल्ले का, कि उस मोहल्ले को टारगेट बनाया गया जुम्मे के दिन। ऐसा क्यों? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग क्या करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। हमारे कॉलोनी के जो नेतागण हैं, जो मोहल्ले का नेतृत्व करते हैं, जो वहाँ पे चुनाव लड़ना और नेता बनने की कोशिश करते हैं, आज उनको आगे आना चाहिए अपना दिल बड़ा करके शांति के लिए प्रदेश की। शफीक साहब, आपका इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है, अब तो जाग जाइए।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात तो कह रहा हूँ और अपनी कम्युनिटी से भी बराबर यही कहता हूँ कि मुसलमानों को 70 सालों से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और बहुत जल्द ही ऐसा वक्त आएगा कि जब सभी राजनीतिक पार्टियों से लोगों का मोह भंग हो जाएगा और वो लोग समझ जाएंगे। अब जो बच्चे शिक्षा की तरफ जा रहे हैं वो शिक्षा प्राप्त करके ही आईएएस अधिकारी बन रहे हैं और पहले के बनिस्बत अब हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस सभी बन रहे हैं। तो ये तो बात ऐसी है कि अशिक्षा का अभाव है और इस तरीके से लोगों ने उनका इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो गलत प्रचार प्रसार इसका करती हैं और मुसलमान उसमें फंस जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी पार्टियों के लिए संदेश कहाँ दे पा रहे हैं आप? आप बोल रहे हैं कि जल्दी ही ऐसा समय आएगा जब भारत का मुसलमान जाग जाएगा। उससे पहले अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं वो कितनी विकट हैं और कितनी खराब हैं, ये भी तो बताएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि तो धूमिल हो ही रही है, उसके अलावा आए दिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह की दंगे की खबर आ रही है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं हम आपस में। देखिए, इसके लिए हमें अपने जो है भारत सरकार से मैं ये मांग करता हूं कि वो एक ऐसा कानून बना दे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म विशेष के बारे में कोई अशोभनीय टिप्पणी ना करने पाए, क्योंकि जहां धर्म की बात आती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके दिमाग में ये बात होती है कि वो हमारे धर्म के प्रति ऐसा कर रहा है। तो अगर एक कानून बन जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसे इतने साल की सजा दी जाएगी, तो बहुत जल्द ही भारत के अंदर ये विचार रखने वाले जो लोग हैं वो शांत हो जाएंगे। धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर सर पहले से ही कानून बने हुए हैं और हर तरह की सजा का भी प्रावधान है। अगर आप यहाँ नुपुर शर्मा के बारे में बात करना चाहते हैं तो उनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, पार्टी ने तो कार्रवाई की, उसके अलावा एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो रखी है। अब आज कौन सा मतलब था बंद का ऐलान करने का सर? जब मसले पर कार्रवाई चल रही है तो भी बंद करना है हमको, तो भी हमको प्रदर्शन करना है, तो भी हमें अपना विरोध दर्ज करवाना है। अब किस बात का विरोध? नहीं है, ये किसी शरारती तत्वों ने बंद का ऐलान कराया। बंद का ऐलान कहीं भी नहीं है। मैं काशी में हूँ, काशी में भी बंद का कोई ऐलान नहीं है, बल्कि सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। चलिए ठीक है, एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? स्वागत है सर आपका एएनबी न्यूज पर। आज जो बंद की कॉल बुलाई गई है खासकर कानपुर के लिए, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब तो ये सीधे सीधे सर ज्यादती हो रही है, सीधे सीधे छेड़खानी है कि जुम्मे की नमाज के बाद अब एक बार फिर से माहौल ना तनावपूर्ण हो जाए। एक हफ्ते का समय लगभग कानपुर की हिंसा को लेकर बीत चुका। क्या काम सरकार ने किया? क्या वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को, तमाम सारे जो धार्मिक लोग हैं, चाहे वो हिंदू वर्ग के हों, मुसलमान वर्ग के हों, क्या सरकार ने सद्भावना बनाए रखने के लिए किसी तरीके का कोई प्रयत्न किया? लोगों को समझाने की कोई कोशिश की? जिस वजह से धार्मिक उन्माद हुआ, जिस बात को लेके तमाम सारी चीजें कानपुर में हुई, क्या उस इंसान पे एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम कर दिया गया? मैं किसी भी तरीके के बंद का, हिंसा का, इस तरह तमाम सारे जो काम है दंगा भड़काने के, उसका मैं समर्थक नहीं हूँ और मेरे ख्याल से इस देश में कोई भी नागरिक उसका समर्थक नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बेइज्जती और बदनामी होने के बावजूद भी अगर यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से कान नाक आंख मुंह बंद करके बैठी है, तो निश्चित तौर पे ये देश के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। महत्वपूर्ण बात बोलूं कि अभी मौलाना जी इस डिबेट में बोल रहे थे कि मेरी तमाम सारे मेरे मजहब के लोग पढ़े लिखे नहीं, इसलिए इस तरह की काम करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। नुपुर शर्मा तो बहुत पढ़ी लिखी है और राटेदार अंग्रेजी बोलती है और लंदन से लेके पता नहीं कहाँ तक पढ़ी है। तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करती है? बीजेपी के कितने सारे ऐसे लीडरान हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, पीएचडी किए हुए हैं, वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हम दूसरे के धर्म का सम्मान कितना करते हैं और नफरत कितनी करते हैं। अगर ये विचारधारा जिस भी धर्म के लोगों के अंदर है, निश्चित तौर पे वो इसी तरह हिंसा फैलाने वाला होगा, उपद्रव करने वाला होगा। तो ये हमें जानना होगा कि किस विचारधारा को हम लाद के धो रहे हैं, किस विचारधारा को हम अपनाए हुए हैं जो हमें नफरत करना सिखाती है, कि हमको मोहब्बत करना सिखाती है, आपस में भाईचारा सिखाती है। ये कौन सी विचारधारा?
बहुत सारे हमारे जानने वाले ऐसे लोग हैं, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, जो गांव के हैं, जिन्होंने एक जमात तक नहीं पढ़ी, एक कक्षा तक नहीं गए, वो अपना दस्तखत भी नहीं करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, लेकिन वो हिंसा को नहीं पसंद करते। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ऊंचा हो, नीचा हो, वो कहते हैं नहीं, प्यार और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। जरूर उनके अंदर एक विचारधारा है कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। उनकी समस्याएं और भी हैं, उन समस्याओं के साथ लड़ना चाहते हैं। जो इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से देश की बदनामी कराई जा रही है, फिर भी अगर कान नाक आंख बंद है तो उसके लिए कौन सिर्फ करा और रहा सिर्फ है? एजेंडा किसने चलाया हुआ है, ये भी तो बताएं। कौन करा रहा है बदनामी? वही लोग हैं जिनको कार्रवाई दूसरे होती राष्ट्र है, बावजूद इसके क्या फैलाई जाती है बातें कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है, फांसी पे लटका दें। आप पढ़ी लिखी हैं, आप एक चैनल पर रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, क्या आपको पता है नुपुर शर्मा और वो जो दूसरे जिंदल जी, उनके खिलाफ किसी थाने में बीजेपी ने एफआईआर कराई, उन पे कोई कार्रवाई करी, जेल भेजने का काम किया? दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह के आप अंदर करा आती है, देते सर एफआईआर। आपको किसी के धार्मिक भावनाओं से लेना देना नहीं है क्या? आपकी अगर धार्मिक भावनाएं इतनी आहत हुई हैं तो आप करा देते उनके खिलाफ एफआईआर, आप एक प्रोसेस शुरू कर लेते। आपको ये उम्मीद क्यों है कि बीजेपी ही ऐसा करेगी? आप मुझे ये बताएं, महाराष्ट्र में एक महिला सांसद कह देती है कि मैं मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा करूंगी, उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह सारे केस दर्ज, जेल भिजवा दिया। आप लोग भी कर लीजिए ऐसा ही कुछ। उन्होंने तो इतनी बड़ी टिप्पणी की थी, आप लोग भी करके देख लीजिए। यहाँ हनुमान चालीसा राष्ट्रद्रोह हो जाता है पढ़ाना और पढ़ना। सुन लीजिए, आपका सवाल हो गया। मैं इस पक्ष का व्यक्ति नहीं हूँ। ईश्वर की पूजा ईश्वर के घर में की जाती है। ईश्वर की पूजा किसी के घर के सामने नहीं की जाती। ईश्वर की पूजा बीजेपी का ही तो पैसा नहीं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा। तो बीजेपी के भक्तों को, सांसदों को, विधायकों को इस बात का इल्म नहीं है क्या कि बीजेपी ने क्या रखा है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? तो वो किस मुंह से जाके हनुमान चालीसा सड़क पे पढ़ रहा है? किस मुंह से पढ़ रहा है? क्या और ये किस मुंह से कह रहे हैं कि वो वजू खाना, फव्वारा, शिवलिंग और क्या क्या बातें फैलाई जा रही हैं? ये भी तो बताएं मुझे। इस बारे में भी फिर आपसे बात करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल मुद्दा ही भटक जाएगा हमारा। मैं इतना पीछे जाना नहीं चाह रही थी। नहीं की जा सकती है तो सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ने का राइट किसी को मिला है? किसको मिला है? और आप बताता हूँ, फैजाबाद में भी दंगा कराने की साजिश की गई। कानपुर में तो आपने एक समुदाय के लोगों की फोटो लगा दी चप्पा करती बाजारों की, लेकिन जो उस वर्ग के, हिंदू वर्ग के लोगों ने जो दंगा किया, उनकी फोटोज नहीं लगाई गई। क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों नहीं लगाया आपने? उनकी भी फोटोज लगनी चाहिए। वो हिंदू तो इसलिए उनकी फोटो नहीं लगाओगे आप, ये मुसलमान है इसलिए इनकी फोटो लगाओगे? ये नफरत फैलाने का तरीका है। और मैं आपके जिम्मेदार चैनल पे कह रहा हूँ कि ये नफरत खत्म कर दो, देश बर्बाद हो जाएगा। नफरत फैलाओगे आप, स्पष्ट करके बोल तो रहे हो आप। एक वर्ग की फोटो लगी, दूसरे वर्ग की नहीं, और कैसे नफरत फैलाओगे? क्यों नहीं लगाई? अगर कोई दूसरे वर्ग, एक वर्ग पे एफआईआर करा देते हो, दूसरे वर्ग पे कोई कार्रवाई नहीं करते हो, ये कौन सा तुम्हारा है? आपकी तुम्हारी कौन सी सरकार है? अरे हमें जीना बताइए। मनोज यादव जो कहते हैं टीवी चैनल पे, सीना कहते हैं बनाइए खुद से, जो फोटो लगाइए किसी आर्टिस्ट से बना के लगाइए। अंधे बूंदे बहरे लंगड़े हो गए, किसी आर्टिस्ट से बना के लगाइए। क्या कर रहे थे? सदियों पुरानी बातें हो। यहाँ आपके सरकार की तरह आपसे कुछ दंगे नहीं कराए। हाँ, मैं बताता हूँ, एक समुदाय ने जुड़ने को चिंता करिए। आप सुन लो, सवाल किया तो सुन लो, सवाल किया तो सुन लो। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, कार्यकाल में, क्या वन साइडेड एफआईआर हुई? वन साइडेड कार्रवाई हुई? और ये बात वन साइडेड हुई? सारे हिंदुओं पे एफआईआर करी आप लोगों ने, सारे हिंदू एमएलए पे एफआईआर हुई। आपने इस देश पे एक तरफा कार्रवाई करके देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बदनाम कर दिया। वन साइडेड कार्रवाई करके देश का सर झुका दिया। आज अदने से देश भारत से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। अदने से देश भारत से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी गिरती हुई साख का परिणाम है। वन साइडेड कार्रवाई करके आपने इस देश को मस्तक उसका झुका दिया। विश्व के सामने जो भारत की साख थी, उसकी सख्त साख को गिरा दिया। देश के सूबे के मुख्यमंत्री रहे, पारिवारिक मुख्यमंत्री रहे, क्या कोई संदेश जारी करना नहीं हो? पढ़े लिखे नहीं हो? अगर आप पढ़े लिखे होते तो निश्चित तौर पे ये वक्तव्य न देते। शांति बनाए रखने की अपील उन्होंने एक हफ्ते पहले कर दी थी। फोटो के बारे में बता रहे, कानून व्यवस्था में बता रहे हैं। हम लगातार अब तो नुपुर शर्मा का भी नाम ले रहे हैं।
क्यों नुपुर शर्मा पे कार्रवाई देश ने नहीं की? क्यों सरकारों ने नहीं की? और रही सही वो भी जीरो हो जाएंगी सीटें जो पड़ी हैं आपकी, अगर आप ऐसे भेदभाव। सीटें लेके तुम चाटो, सत्ता लेके तुम इस देश को बर्बाद करो। समाजवादी पार्टी को सत्ता से मोह नहीं है, तो आपने करके दिया है, पूरा प्रदेश इस देश को बर्बाद कर दो, कंगला करके दिया, इस देश को बर्बाद कर दोगे। क्या किया? हाँ, समाजवादी पार्टी को कदाचित इस बात का वो डर भय नहीं है कि हमें सत्ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हम इस देश का भाईचारा खत्म होने का निश्चित तौर पे अगर कोई प्रयास करेगा उसके खिलाफ हम सड़क पे होंगे, उसके खिलाफ सदन में बोलेंगे। नहीं मिली आपके अलायंस, आपको छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं पड़ता इस बात से, ये आप चिंता करो कि हमें कांग्रेसियों को लेना है कि भाजपाइयों को लेना है कि सपाइयों को लेना है। आप बनाओ सत्ता तोड़ फोड़ के। समाजवादी पार्टी को सत्ता का मोह नहीं है। समाजवादी पार्टी चाहती है देश लोकतांत्रिक रूप से चले। कि आदरणीय मनोज जी, आपको सत्ता का मुंह नहीं है तो आजमगढ़ से अखिलेश जी ने इस्तीफा क्यों दिया, जिसपे आज चुनाव होना है अब, और करल से विधानसभा लड़ी? अगर सत्ता का मुंह नहीं था। जो लोग विकलांग होते हैं, दिमाग से जो लोग विकलांग होते हैं, वो इसी तरह के सवाल टीवी डिबेट पे करते हैं। पैरालिसिस हो गया होगा दिमाग पे, आपके दिमाग में पैरालिसिस हो गया। अखिलेश यादव जी एक सदन के सदस्य हो चुके हैं तो दूसरे सदन से वो इस्तीफा दे रहे हैं, और वहां पे वो विपक्ष के नेता भी हैं। क्या दिमाग में भूसा भर के आते हो टीवी डिबेट पे? क्या भूसा ही है? बिल्कुल हमारे दिमाग में तो भूसा भर। मत आया करो, क्यों दिया इस्तीफा, क्यों दे दिया, क्या करना चाहिए बताइए? आपकी क्या सलाह है प्रदेश की शांति के लिए? कदम बढ़ाना चाहिए आपके साथ। मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की? क्या मुख्यमंत्री का कोई बयान आया? क्या मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अब इस तरह हमारे उत्तर प्रदेश के भाईचारे का हमको माहौल बनाना है? कहा? नहीं कहा। और आप विपक्ष से उम्मीद करते हो कि विपक्ष जो सारी प्रक्रियाएं कर रहा है, हमारे विधायक वहां पे जाके शांति की अपील यादव को पार्टी से क्यों निकाला? ठीक है प्रदीप जी मैं लौट उनके जिस तरीके से बातें कर हो रहे गया। हैं, मनोज जी विपक्ष पे आरोप ये बताएं, अंकुर यादव को पार्टी से क्यों निकाला गया? अंकुर यादव को पार्टी से क्यों निकाला गया? इतने आप इसीलिए निकाला गया कि उसने ऐसे लोगों का समर्थन किया जो गैर संवैधानिक बयान देते हैं। क्या गैर संवैधानिक बयान दिया अंकुर यादव ने? क्या गैर संवैधानिक बयान दिया? नुपुर शर्मा के वो पक्ष में खड़े थे और ये बात आपको नागवार गुजरी, इसलिए आपने उन्हें निकाल के अपनी पार्टी से बाहर फेंक दिया बिना उन्हें कोई नोटिस दिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल हिंदू विरोधी है क्या आप? आप क्या चाहते हैं? चले जाएं 80 करोड़ लोग यहाँ से बैठे रहिएगा, यहाँ पर उनके साथ तालियां बजाते रहिएगा। क्या हुआ? आपको भी इंजेक्शन आ गया क्या? इंजेक्शन आ गया? कितनी ओछी मानसिकता लेकर आप लोग चलते हैं, कितनी ओछी मानसिकता लेकर आप लोग चलते हैं, ये आप खुद देख लीजिए। और उसी का नतीजा ये है कि साल दर साल आप लोगों के हाथ से इसी तरीके से लोग छूटते जा रहे हैं। चुप रहिए आप, बहुत सवाल हो गए आपके। तमीज से बात करें, तमीज से बात करें। रूबीना नहीं हूं मैं आपकी पार्टी की, तमीज से बात करें। आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी के कोई प्रवक्ता बैठी है यहाँ पर और आप बदतमीजी कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तमीज से बात करें। नुपुर शर्मा और जो दूसरे वाले उनके दिल्ली के थे, उनको क्यों निकाला गया ये बताइए आप मुझे, हमें मत बताइए। आप मेरे से सवाल पूछने का हक नहीं रखते। आप एंकर नहीं है, एंकर मैं हूँ, एंकर मैं हूँ। आप बताइए, मैं एंकर हूँ, सवाल मैं पूछूंगी, आपको जवाब देना होगा। जनप्रतिनिधि आप हैं, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। जो लोग आप टीवी डिबेट में इस तरह का नरेशन मत बनाइए। जो लोग दूसरे धर्म का अपमान करते हैं, जो लोग दूसरों के भगवान का अपमान करते हैं, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती, उसको अपने पक्ष में नहीं रखती। वही काम बीजेपी ने किया, वही काम समाजवादी पार्टी ने किया। फिर आप काहे के लिए परेशान हैं? ये सवाल कहां से लेके आ गए बीच में? मैं पूछ रहा हूं, क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 7 दिनों में कानपुर की घटना को लेके, उत्तर प्रदेश में भाईचारा बनाने को लेके, 2 समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलके शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई पहल की? सर थोड़ा जानकारी लेकर आते। कल ही जिला अधिकारी, जिला प्रशासन ने तमाम समुदाय के लोगों से बात की है। सर मैं कानपुर की बात बताती हूँ, अभी आधे घंटे पहले हमने तमाम बाइक चलाई हैं। जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया था कि आप समुदाय के लोगों से बात करें, धर्म विशेष के लोगों से बात करें, और इसके लिए कल पूरे दिन मीटिंग चली है। मीटिंग चलने के बाद, अरे क्या आदमी हो आप? जब मैं कह रही हूँ कि ऊपर से निर्देश आए हैं, सर डीएम की बाइट चली है, उन्होंने बोला है कि हमें ऊपर से निर्देश है कि तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं, हिंदू धर्मगुरुओं से बात करो, शांति व्यवस्था बनाए रखो। वो ऊपर के निर्देश पर काम कर रहे हैं। ऊपर का मतलब साक्षात भगवान शिव उन्हें निर्देश नहीं दे रहे हैं। क्या आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्वीट आपने 1 हफ्ते का पहले का नहीं देखा? बीजेपी के अरे प्रदीप जी आप पहले ट्वीट कर दीजिए, शायद उसमें सब सही हो जाएगा। भटनागर साहब
जी एक ट्वीट कर दें सर, उससे सब शायद सही हो जाएगा। कर दें प्लीज, कर दें, अभी बैठे बैठे आप एक ट्वीट करें पहले तो। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट पहले ही कर दिया, जनता से अपील पहले ही कर दी। तिरंगा झंडा लेके उस मोहल्ले कॉलोनी की बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री ने क्या किया? अरे ऊपर से आदेश तो हो सकता है कि डीजीपी का भी हो। अभी तक अखिलेश जी मुजफ्फरनगर नहीं पहुंचे दंगे के बाद से, इतने वर्ष हो गए। पहले चीज बता देता हूँ आपको शर्म के मारे, और एक चीज और बता देता हूँ आपको। मनोज यादव ने, मनोज जी सुनिएगा थोड़ा शांति से, ठीक है? जो युवा पीढ़ी ने गलती कानपुर में करी, तो उसको युवाओं को सुधारना चाहिए, आगे बढ़ के उनको शांति के प्रतीक पे लाना चाहिए। आप लोगों ने कोई सद्भावना यात्रा निकाली हो तो बता दीजिए। चलिए और छोड़िए, आप एक एमएलसी हैं यादव जी, जिन्होंने अभी भगवान के प्रति अपशब्द बोला है, बताइए उन पे क्या एक्शन लेंगे आप? और बहुत गंदा बोला शंकर भगवान के लिए, शिवलिंग को लेके, बताइए आप क्या एक्शन लेंगे? हो गया सवाल आपका? हाँ जी बताइए। निश्चित तौर पे अगर उन्होंने इस तरह की कोई प्रक्रिया दी है तो पार्टी उसका संज्ञान लेगी और उस पर कार्रवाई होगी। आपसे भी मेरा अनुरोध है, क्योंकि आप सत्ता में हो, तो आप उन पे एफआईआर दर्ज करा के उनको जेल भेज दो कम से कम। अब फिर बीच में बोलने लगे, अब फिर बीच में बोलने लगे। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी पूरी बात धैर्य से सुनी। अगर हमारी पार्टी के किसी लीडर ने इस तरह का वक्तव्य दिया तो निश्चित तौर पे सरकार का ये दायित्व बनता है कि उनको एफआईआर करके जेल भेज दो। समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी। अगर आप नहीं कर सकते एफआईआर तो सत्ता छोड़ दीजिए। पहले प्रवक्ता पार्टी के हैं जिन्होंने खुल के बोला है, नहीं तो कल से पूरे दिन हो गया और आज सुबह से किसी ने खुल के उस एमएलसी के बारे में ये नहीं कहा कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सरकार का जो दायित्व है, सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करे। सरकार का मतलब होता है लायबिलिटीज जो हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, वो जितनी आम नागरिक की है उससे कई गुना ज्यादा सत्ता में बैठे अधिकारियों की। अगर इतनी छोटी सी बात किसी को नहीं समझ में आ रही तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मनोज जी ये पूछ रहा था, कुछ भी नहीं कर सकता। खत्म कर रहा हूँ, तो बहुत छोटा सा ऐसा मिला है। आदरणीय मनोज जी, मैं तो पूछ रहा था कि आपकी पार्टी के एमएलसी है, आपकी पार्टी के एमएलसी बने, क्या आपकी पार्टी उन पे क्या एक्शन लेगी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के संज्ञान में इस तरह का जो भी आएगा, जो भी इस तरह की बात आएगी, समाजवादी पार्टी उस पर वैसे ही कार्रवाई करेगी जैसे बागपत के जिलाध्यक्ष के लिए की गई थी, जो यूथ विंग का जिलाध्यक्ष। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए इंतजार है। चलिए शफीक साहब का रुख कर लेते हैं। आवाज मिल रही है शफीक जी आपको? बोलिए। शफीक साहब मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, अभी अभी यादव जी पूछ रहे थे कि आपने ये किस तरह की बात की कि आपकी कौम के जो नौजवान हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। आप तो मान रहे हैं कि हाँ तालीम की कमी है या शिक्षा का अभाव है, लेकिन ऐसा विपक्षी दलों का या राजनीतिक दलों का नहीं मानना है। विपक्षी दलों ने अगर शिक्षा दिया होता तब तो मानने को तैयार होती ना। भाई जिन लोगों ने जो हुकूमत किया सूबा में या प्रदेश या देश स्तर पर, उन्होंने हमें शिक्षा से दूर ही तो रखा। हम तो कह रहे हैं हमें शिक्षा से दूर रखा। अब बात सख्त है, जब शिक्षा का अभाव होगा, लोग अशिक्षित होंगे, तो फिर उन्हें किसी भी तरीके से ब्रेन वॉश करने में देरी थोड़ी लगती। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पढ़ लिख करके भी संस्कार से दूर होते हैं, तो शिक्षा के साथ संस्कार का भी होना बहुत जरूरी है। और किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो जाहिर सी बात है कि वो उत्साहित होगा, उसको दिल में बुरे ख्यालात आएंगे। लेकिन इस कानपुर के अंदर जो भी कांड पिछले हफ्ते में हुआ, इसके कहीं ना कहीं दूसरे भी लोग इसमें शामिल रहे। राजनीतिक फायदे से मुसलमानों को आगे करके मुसलमानों को बदनाम किया और इस तरीके से जुमे के दिन में पत्थरबाजी हुई। तो पत्थरबाजी तो दोनों तरफ से हुई। अगर एक तरफ से कार्रवाई हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि शासन जो है दोनों तरफ, एक तरफ से कार्रवाई नहीं करके बल्कि दोनों तरफ कार्रवाई करे। जो लोग भी इसमें शामिल थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और शिक्षा का अभाव बिल्कुल है। हम अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, हम जानते हैं कि हमारे कम्युनिटी में शिक्षा का अभाव है। चलिए मौलाना साहब जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि दोनों तरफ से हिंसा हुई, क्या दूसरी तरफ से भी थैली भर के पत्थर लाए गए थे? पत्थर लाने की यहाँ पत्थर लाने की बात नहीं है। पूरा मैं सर एक मिनट पूरा कर रहा हूँ मैं। क्या जो हिंदू समुदाय ने जो पथराव किया, क्या वो जुम्मे की तरह समझ के किया? नहीं, जुमे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जुमे मैं बार कह रहा हूँ ताल्लुक है। आप मेरी बात पहले सुन ले। मैं 1 मिनट मेरी बात सर,
आ रही हूँ मनोज जी, आ रही हूँ। 1 मिनट आप बात सुन लें कि जो लोग भी पत्थर भर करके लाए थे, वो मुसलमान हो या ना हो, पत्थर लाने वाला व्यक्ति अपने मंसूबे पर आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसी एजेंसियां होंगी जिन लोगों ने इस तरीके की रणनीति तैयार की होगी। अगर मुसलमान पत्थर भर करके लाया है और उसने गलत संदेश दिया है तो सजा भी उसी को ही भुगतनी पड़ेगी। मनोज जी, देखिए, ये बात जो मैंने कही थी कि एजुकेशन और बिना एजुकेशन के क्या होता है, निश्चित तौर पे जो मौलाना जी बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो लोग पढ़े लिखे कम होते हैं वो बरगलाने में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन बात बरगलाने की नहीं है। हर व्यक्ति अच्छा बुरा सोचता है। मोटिवेटर लोग होते हैं जो देखकर मैंने दो तरफा कार्रवाई की मांग की। उसका पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं किसी भी दंगे को लेके, किसी भी झगड़े को लेके, तो फिर दूसरा पक्ष हमेशा एग्रेसिव रहेगा। लेकिन जब कार्रवाइयां दोनों तरफ से होती हैं तो दोनों पक्ष में एक डर आता है कानून का कि हम पे एफआईआर हो गया, अब हमें इस सारी चीजों से इतर रहना। किसी को पनिशमेंट करने के लिए या किसी वर्ग को फ्री छोड़ के और किसी वर्ग को पनिश करके, इस बात को ध्यान में रख के मैं इस बात को कह ही नहीं रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस बात को कहा जा रहा है। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कितनी अच्छी बात कही कि देखिए क्या वो लोग पत्थर लाए थे? निश्चित तौर से पत्थर वो नहीं लाए हों। जो पत्थर किसी ने फेंका होगा वही पत्थर पलट के मारे होंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ कि मैं कहीं झगड़ा करने जाऊं और मैं हथियार लेके ना जाऊं, और जो मुझे मारने आए हैं उनके ही हथियार को छीन के अगर मैं किसी की हत्या कर दूं तो क्या मैं हत्या का आरोपी नहीं हूं? क्या मुझ पे क्या 302 और 307 और इसका झगड़ा और मारपीट का केस नहीं लगेगा? क्या इस तरह का ही लॉजिक टीवी पे देखे और बैठ के इस देश को विकलांग बनाया जा रहा है। और वो विकलांगता आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मानसिक विकलांगता पैदा की जा रही थी। अरे हमारे लोग पत्थर नहीं लाए थे, क्या बात कर रहे हो? तो पत्थर चल कैसे रहे थे? दीवार पे पत्थर मार रहे थे एक समुदाय के लोग, शैतान को पत्थर मार रहे थे एक समुदाय के लोग, किसको पत्थर मार रहे थे? और एक तरफा अगर पत्थर चल रहे थे तो निश्चित तौर पे ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए, सबके बयान होने चाहिए, विवेचना रिपोर्ट सब कुछ आ जानी चाहिए कि आखिर किस तरीके, और पत्थर किसको कौन मारेगा। आप बहुत सिंपल सा लॉजिक सोच के देखो, हम किसको पत्थर मारेंगे? किसी मनुष्य को ही तो पत्थर मारेंगे, किसी दीवार को तो हम मारने जा नहीं रहे पत्थर। तो ये सारी बातें कह के इस देश के अंदर वो नफरत का जहर, वो नफरत की हवा घोली जा रही है जिससे लोग एक दूसरे से नफरत करें। क्यों? सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, कोई एजेंडा नहीं है दूसरा, सिर्फ सत्ता चाहते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता और नेता की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जिसमें नफरत हो, जिसमें एक दूसरे के खून के प्यासे लोग हो। ऐसी सत्ता आपको मुबारक, आप ऐसी सत्ता चलाइए, आप देश को आगे ले जाइए, गर्त में ले जाइए, देश भुगतेगा। जो करोगे देश भुगतेगा। पूरे विश्व के सामने देश ने भुगत लिया और जिस तरीके से अंदर फील करा दिया बीजेपी के एक नेता ने, और ऊपर से माशाअल्लाह खूब करेला दूजे नीम चढ़ा वाली कहावत है कि देश की सरकारों ने कार्रवाई का कुछ नहीं की। अरे कर दो कार्रवाई, कम से कम ये तो पता चल जाए दुनिया को कि भारत में एक ऐसी सरकार बनी बैठी है कि किसी भी धर्म पंथ मजहब के लोगों को अगर कोई गलत कहता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। इतना तो मैसेज दे दो। कौन सा डर है? जमानत मिल जाएगी 2, 4, 6, 10 दिन में। जज भी तो आपके बैठे हैं, कौन सी दिक्कत है? 1 हफ्ते में जमानत मिल जाएगी। जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने अगर किसी पे किया था तो उनको भी तो जमानत मिल गई। मनोज जी, बकरी चोरी वाले को 2.5 साल में मिलती है जमानत, बकरी चोरी करने वालों को 2.5 साल में मिलती है, और दंगा करने वाले और 6 किसानों पे गाड़ी चढ़ा देने वालों को 4 महीने के अंदर जमानत मिल जाती, 3 महीने के अंदर जमानत मिल जाती। इसीलिए मैंने कहा जज भी तो बैठे हैं आपके, दे देंगे जमानत। भटनागर जी, मनोज जी, शायद आप तो समझते हैं कि जैसे हमने खिलौना समझा कानून को, जजों को और पार्टी को भी समझते हो आप। किसानों को आप खिलौने नहीं होते हैं। जजिस को आप आप प्रवक्ता हैं, बहुत जिम्मेदार पार्टी से बैठे हैं आपको कि उन्होंने उस जमानत को रद्द करके पुनः जेल भेजा। मैं जो हाईकोर्ट में बैठे थे उन्होंने जमानत क्या आप
उदाहरण के साथ बता रहा हूँ टीवी चैनल। एक उदाहरण आपको भी दे देता हूँ। तो चाहे कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले और चाहे आपकी पुलिस हमको जेल भेज दे अगर गलत में बोल रहा। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप जज की अगर बात करें तो दे देता हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण, विषय को नहीं है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखिलेश जी को एक जारी करा था कि आपके बच्चे, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बच्चे, IAS IPS के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप उन्हें पढ़ाइए, उसमें संदेश जारी कीजिए, आप एक लेटर जारी कीजिए कि IAS IPS के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, जिससे उसकी दुर्दशा पता लगे कि स्कूल दुर्दशा क्या है। अखिलेश जी के 7 दिन आवाज नहीं निकली थी उसको लेकर। कितनी अच्छी बात आपने कही, मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी। देता हूँ देखिए, आप जैसे प्रवक्ता जिम्मेदार पार्टी के, अगर न्यायालय पे बात को ध्यान में रखते ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये कोई नहीं। मोदी जी को और योगी जी को छोड़ के बीजेपी में हजारों नहीं दसियों हजार नेता हैं। किसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? मुझे एक नाम बता दो। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। ना मुख्यमंत्री की नहीं, मैं आपके साथ बैठा, पहले मैं आपकी बात कर रहा हूँ। चौहान का बेटा कहाँ से डिग्री लेके आया? के बारे में कहाँ से मास्टर डिग्री लेके आया? आपने टीवी चैनल पे बताया नहीं क्या? करोड़ों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, कितने नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? मुझे बताओ। इंग्लैंड में नहीं पढ़ते, कहते ना ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते हैं, स्कूलों पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ आते सत्ता में प्रसाद की बेटी ने कहाँ से एजुकेशन लिया? धनवान नहीं हो गए। शंकर प्रसाद की बेटी ने कहाँ से एजुकेशन लिया? शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने कहाँ से डिग्री ली? अरे इस पे डिबेट न करो, शांति बनाओ, उत्तर प्रदेश बेहतर करो। ये आप लोग जो जलेबी बनाने आते हो ना, ऐसे ऐसे करके जलेबी बनाते हो, ये जलेबी बना के ये देश नहीं चलने वाला। हमने तो कभी शिक्षा पे ध्यान दिया ही नहीं आज तक। हम ना बताओ, हम सरकारी स्कूल से पढ़े, हमको ना बताओ, हम सरकारी स्कूल के ना बताओ। नहीं पढ़े, हम भी साहब नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े, हमें मत बताइए आप। हमें पता है मनोज जी, आप बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं। हाँ नहीं, हमें बातों को मत करिए। आप सरकार का रोल प्ले जो कर रहा, तो आपकी बात से बड़ा अफसोस हो रहा है, करो प्लीज। अरे सर, आप कहीं से भी पढ़े हो, सरकारी स्कूल से पढ़े हो, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, इस देश से पढ़े हो, उस देश से पढ़े हो, मेरे हिसाब से शांति बनाए रखने की बात तो हर जगह सिखाई जाती है ना। नहीं, और वही नहीं हो रहा है इस समय इस देश में। मैं थोड़ा खत्म करूं, मैं अभी यही कहना चाह रहा हूँ, मनोज जी एक बड़ी पार्टी के जिम्मेदार हैं, बड़े विपक्ष के नेता भी उसमें बैठे हैं। इन्होंने अभी न्यायालय पे जो दुनिया उन पे कायम कर, जब कहते ना न्यायालय में जब पंचायत नहीं सुनती, जब पुलिस नहीं सुनती, जब माँ बाप नहीं सुनते, तो वो कोर्ट जाता है। कोर्ट की जगह कोर्ट उस पर न्याय करेगा, जज जो बैठा हो मेरी सुनेगा। मगर आज ये न्यायपालिका पे यहाँ बैठे जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते न्यायपालिका पे, क्योंकि न्याय क्या इन्होंने न्यायपालिका पे ताले लगा दी थे अपने 5 साल जब कार्यकाल था, वो न्यायपालिका थी ना। ये आज न्यायपालिका पे उंगली उठा रहे हैं, जजों को कह रहे हैं कि बीजेपी के ये एजेंट हैं, बीजेपी के नेता हैं। कम से कम ये एक जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते कम से कम न्यायालय पे तो उंगली नहीं उठानी चाहिए, जो सही को सही और गलत को गलत साबित करना चाहते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, आज प्रवक्ता मनोज जी बैठे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के, आज वो न्यायालय पे उंगली उठा रहे हैं। तो ये न्यायालय पे ताला मार देना चाहिए, ये न्यायालय पे विश्वास इनको नहीं है। तो बहुत उन्होंने आज जिम्मेदारी बात नहीं की बैठ के। मैं जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए आप। अगर आपको न्यायालय का इतना ही ख्याल है और मेरी बात पे अगर आपको अदरवाइज ले लिया आपने, तो हम भी तो यही बात कहते चले आ रहे हैं कि आप स्वतः क्यों तुरंत निर्णय ले लेती है सरकार किसी बात का। कोई कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं, ये तो न्यायालय को तय करने दो ना। पुलिस का जो काम है उतना पुलिस करे ना। आप ही कैसे सबको दोषी तुरंत करार कर देते हो? आप ही कैसे न्यायालय की प्रक्रिया से लोगों को वंचित करते हो? यही बात तो समाजवादी पार्टी इतने दिन से अरे मैं तो कह रहा हूँ, वो कौन से जज साहब थे माननीय न्यायालय के, वो कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने 6 हत्याओं के दोषी को 3 महीने के अंदर जमानत दे दी? मैं तो सीधे सीधे पूछ रहा हूं, वो कौन से जज साहब थे? आखिर क्या उनको पता नहीं था मामले की गंभीरता को? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल को जब रद्द किया, तब उनको पुनः जेल भेजा गया? क्या इस बात का इल्म उनको नहीं था? क्या सरकार के दबाव में थे? क्या आपकी पार्टी ने पिटीशन डाली? निश्चित तौर पे किसान गए, किसानों ने कहा हाँ बिल्कुल हम किसानों के साथ खड़े थे। इस बात पे जमानत दे दी, आपका अधिकार है पूछने का। हाँ बिल्कुल, किसान संघ की मदद समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। किसान संघ जो गए अदालत, उनकी मदद कर रहे हैं हम, उसमें कौन सी बात है?
किसानों का मुद्दा है, किसान लड़ रहे हैं उस लड़ाई को, लेकिन मैं मुद्दे पे रहना चाहता हूँ। न्याय की उम्मीद किससे की जाए? अगर सारी चीजें सवालों के घेरे में है, सारी संस्थाएं सवालों के घेरे में है, हर एक प्रशासन सवालों के घेरे में है, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? पूरे देश में जंगल राज है क्या फिर तो? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा, क्या पूरे देश में जंगल राज? अगर पूरे देश में जंगल राज ना होता तो आप ये बताओ, रामनवमी की यात्रा के नाम पे इस देश में किस तरीके का नंगा नाच किया गया? ये बात क्या किसी को पता नहीं है? आज उन्हीं सब घटनाओं के कारण देश का सर झुका कि नहीं झुका? लोग कौन कौन सी बातें भारत से मांग कर रहे हैं, 70 साल की दुहाई देते हैं। इस चैनल पे के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं सवाल, क्या 70 सालों में आप बताइए देश को कभी किसी देश के सामने झुकना पड़ा? इस तरह माफी मांगने की बात किसी देश की हैसियत की कर पाए? नौवे के नाम पे देश कलंकित हो गया। आप क्या कह रहे हैं मनोज जी? आपने जिस तरीके से दंगा कराया रामनवमी की यात्रा के नाम पे, उस पे दंगा कराया, बिल्कुल कलंकित होता है। अगर कोई पत्थरबाजी करता है रामनवमी कलंकित होता है। रामनवमी में अगर किसी मस्जिद पे आप झंडा लगाते हो, वहां झगड़ा करते हो, वो भी कलंकित करता है। मैं कहाँ एक पक्ष की बात कर रहा हूँ। लखनऊ में हर साल इनकी सरकार में भी ताजिए निकलते, दंगा होता था शिया सुन्नियों का। अब क्यों नहीं होता था दंगा? वो दंगा हर वर्ष आपके राज्य में होता था और आप करवाते थे। इस बार तो नहीं होता, तो बहुत शांति है। समाजवादी पार्टी को दंगा कराने से कोई लाभ नहीं होता। रामनवमी को दंगा होता है। अगर हमारी सरकार में दंगा होगा तो हमारी सरकार के लिए निगेटिव फीडबैक जाता है, तो हम दंगा कराने के पक्ष वाले व्यक्ति नहीं है। और आप सरकार में बैठे, आप क्यों दंगा कराओगे? आप ही तो दंगा कराने वाले लोग हो। ये तो दुनिया जानती है कि दंगा कौन कराता है। सत्ता से हटने मत देना। हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन करते हैं और हम आंदोलनकारी हैं, इस वजह से आप हमें गुंडा कहते हो। हम आंदोलन करते हैं इसलिए आप हमको गुंडा कहते हो। हम सड़कों पे उतरते हैं तो आप हमें गुंडा कहते हो। हम सड़क पे उतर के अपनी मांगे रखते हैं तो आप हम पे जेल भेजते हो, मुकदमे लगाते हो, महीनों महीनों मानते नहीं देते हो। ये बिल्कुल क्लियर कट है। ब्रिटिश तंत्र की तरह ही तो काम कर रहे हो, जैसे ब्रिटिश राज में होता था। कोई सड़क पे अपनी बात नहीं किया, अगर आंदोलनकारी आंदोलन करता था तो उसको सालों साल जेल में ठूस देते थे ब्रिटिश राज। वही आज बीजेपी में हो रहा है। अगर कोई आंदोलन करेगा, कोई महंगाई पे बात करेगा, कोई बेरोजगारी पे बात करेगा, तो आप उस पर लाठियां चलवाओगे, आप उसको जेल भेज दोगे, आप उसके घर परिवार पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगा दोगे। यही कर सकते हो। मनोज जी क्या बोल रहे हैं आपको पता है? आप किसे तुलना किसकी कर रहे हैं? आप दंगलियों की तुलना आप देशभक्तों से कर रहे हो। कभी नहीं है। नहीं, आप जिन्होंने वंदे मातरम करके देश की आजादी की लड़ाई, आप वंदे मातरम भारत माता कीजिए, ये सब बातें कह के डिबेट को इधर से मत ले जाओ। जब खुद पे जाने लगते हो तो वंदे मातरम और भारत माता याद आ जाती है, और जब भारत माता का सर दूसरे देश के सामने झुकने लगता है तब प्रधानमंत्री के मुंह पे जिप लग जाती है, नहीं बोला जाता है। समाजवादी पार्टी हिंदू की दुश्मन है। समाजवादी हिंदू से छोटे छोटे देश भारत को माफी मांगने के लिए विवश कर रहे हैं। एक समुदाय को खुश करना चाहती है समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ को लेके हिंदू समुदाय पे हमेशा टीका टिप्पणी करती है। अंदाज से आप बैठे हैं, टीवी डिबेट में ऐसे नहीं बैठा। कह रहा हूँ नहीं, मैं अंदाज से बैठा हूँ। विजय पथ के अमिताभ बच्चन बन के बैठ के डिबेट मत करिए। आपके मित्र अमिताभ बच्चन हमारे नहीं है, अब आप ही के मित्र अमिताभ बच्चन डिबेट करिए। चलिए ठीक है, आप हो जो गया, है हो गया। वापस आ जाते हैं। आप एक समुदाय को खुश करना चाहते हो, आपने स्पष्ट कर दिया। और आप खुश करना चाहते हैं। हम इस देश को लोकतांत्रिक रूप में चलाना चाहते हैं। दंगइयों से पार्टी की पहली और आखिरी मांग है कि देश में असंगतियां ना हो, देश में को सेम अधिकार मिले, देश में। अरे हम क्या भला करेंगे? सत्ता में आप बैठे हो, भला करने की बात हमसे करते हो। सत्ता में आके समाजवादियों ने सब जेब भरी है अपनी, अपने मकान यादव जी 2024 की तैयारियां शुरू कर लीजिए सर, क्योंकि अगर सत्ता बदलनी है और इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप देश को चलाना चाहते हैं तो 2024 की तैयारियों में लग जाइए। वैसे भी बड़ी जोर शोर से खबरें आ रही हैं कि तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है, उसमें शामिल होना चाहिए आप लोगों को भी। नहीं देखिए, मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और आपका सवाल बहुत शानदार आ गया। 24 घंटे 365 दिन सत्ता का इस्तेमाल अगर चुनाव के लिए कोई करता है तो बीजेपी कहती है, मैं नहीं कहता, बीजेपी स्वयं कहती है कि हम हर दिन चुनावी मोड में रहते हैं, हर पल चुनावी मोड में रहते हैं। इसीलिए तो देश गर्त में जा रहा है। जब हम सत्ता का संपूर्ण इस्तेमाल
चुनाव जीतने के लिए ही करेंगे तो देश तो गर्त में जाएगा, रुपया गिरेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, अन्याय होगा, सांप्रदायिक। बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से। हम नहीं कभी 365 दिन और 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं, कभी भी नहीं। हमें मालूम है कि हमको कैसे सरकार चलाने का काम क्या करना है, चुनाव का क्या काम। अगर हम 60 दिन और 5 साल 1800 दिन से ज्यादा अगर हम सिर्फ चुनाव लड़ने की प्रक्रिया बनाते रहेंगे तो देश में कोई पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, देश में हम बेरोजगारी के आंकड़ों को कम नहीं कर पाएंगे, देश में हम महंगाई के आंकड़ों को कम नहीं कर पाएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे 365 दिन चुनाव कैसे जीतना इस पे इस झेल तो रहा, रुपया गिर नहीं रहा है, रुपया गड़त में जा रहा है। क्योंकि जब 60 रुपए 55 रुपए पे रुपया गिरता था, देश का सम्मान गिरता था, तो अब तो 77-80 के करीब पहुंचने वाला है, तो अब बहुत ज्यादा गर्त में चला गया देश। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सांप्रदायिक घटनाओं को जैसा विश्व पटल पे भारत की इमेज बनी है, सरकार की है जिम्मेदारी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो ऐसे काम करे कि विश्व स्तर पे ऐसा मैसेज जाए कि भारत एक लोकतांत्रिक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पे किसी के खिलाफ अन्याय नहीं होगा। वो देश में जो संविधान है वो निश्चित तौर पे सबके लिए। ठीक है प्रदीप जी। कसाई बैठे हैं चाकू लेके और लोगों को शांति का संदेश दे रहे हैं। आज वाली बात कर दी है मनोज जी ने, बहुत बढ़िया। दुनिया की खाल और कसाई का काम करने वाला हमारी विचारधारा में प्रदीप जी चाकू और तलवार का कोई स्थान नहीं है, बता दिए आपने, कोई स्थान नहीं है। समाजवादी लोग सड़कों पे तलवारें लेके नहीं उतरते हैं, आसमान से नहीं उतरते हैं, कभी नहीं उतरते हैं। समाजवादी है वो तलवार लेके कभी नहीं उतरता है, हमारी ट्रेनिंग डंडा लेके भी नहीं होती है। मनोज जी सुन लीजिए आप, हाँ हम सुबह पार्क में डंडा लेके जाके ट्रेनिंग नहीं करते हैं। सर अब पूरे देश में और समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करनी है तो उसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। फिर हमें ये नहीं सोचना है कि हम सत्ता पक्ष के हैं कि विपक्ष के हैं, हर किसी एक एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उसे निभाना होगा। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।